जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने जा रहे हैं। आज उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जाकर अपना इस्तीफा सौंपा और फिर एनडीए के नेताओं की बैठक में गठबंधन के संसदीय दल के नेता के तौर पर वे चुने गए। एनडीए के सभी दलों ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को अपना समर्थन पत्र सौंपा और कहा यह जा रहा है कि 8 जून की शाम को शपथ ग्रहण संभव है। तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं एनडीए के बैठक की हैं और ये तस्वीरें उन नेताओं की हैं जो एनडीए के साए तले इस बार का चुनाव लड़े हैं। इसमें टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार से लेकर आपको चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, जयंत चौधरी, एकनाथ शिंदे जैसे तमाम एनडीए के नेता नजर आ रहे होंगे। आप तस्वीरें अभी जो देख रहे हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये बातचीत एनडीए की बैठक की है। आगे सरकार कैसे बनाई जाएगी, गठबंधन के दलों की भागीदारी सरकार के भीतर कैसी होगी, इस पर चर्चा चल रही है। अलग अलग नेताओं को बीजेपी की तरफ से साथी दलों से बात करने को कहा गया है। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, 3 सीनियर नेताओं को बीजेपी की तरफ से अपने साथी दलों से बातचीत करने और सरकार बनाने की रूपरेखा तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है। ये बातचीत चल रही है। अरसत में आज नई सरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैसे बनेगी, किन किन दलों की क्या क्या मांग है, अंदर खाने की खबर क्या है, इंडिया अलायंस जो आज बैठक कर रहा था थोड़ी देर पहले तक मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, उसके भीतर यानी कि बैठक के अंदर क्या बातचीत चली, उनकी रणनीति क्या है, क्या चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार को जोड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं, सरकार बनाने की कहीं कोई गुंजाइश है, इस बात को टटोल रहे हैं, ये सारी बातें चर्चा में रहेंगी। मैं अपने सहयोगी राकेश कुमार सिंह के पास आपको ले चलना चाहता हूँ सबसे पहले ये जानने के लिए कि एनडीए की जो बैठक आज की तारीख में हुई है उस बैठक के भीतर क्या क्या चर्चा हुई है। थोड़ी देर में राकेश हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन यह गठबंधन जो इंडिया का है वो हर बात की कोशिश कर रहा है कि सरकार बनाने की कोई न कोई गुंजाइश निकाली जाए। इसीलिए उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी का जिक्र हुआ। और ये तस्वीर जो ग्राफिक्स में आपको दिखाने जा रहा हूं, दरअसल मैं चाहता हूं कि बारी बारी से तस्वीरें साफ करता चलूं। हिंदुस्तान की सरकार बनने जा रही है और हिंदुस्तान की सरकार बनने के लिए जो समर्थन चाहिए वो एनडीए के साथी दलों के पास है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, सुदेश महतो झारखंड के नेता हैं, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे, पवन कल्याण, ये सारे नेता एनडीए की बैठक में मौजूद रहे। सब ने अपना समर्थन पत्र दिया। इन तमाम दलों की तरफ से जो सांसद चुन करके आए हैं, जिनकी तादाद 292 है, 272 का बहुमत का आंकड़ा पार करके एनडीए खड़ा है और उस एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी हैं जिनकी अगुवाई में गठबंधन इस बार का चुनाव लड़ा है। यह समर्थन पत्र अब राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। फिर राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए कहेंगी। शपथ ग्रहण तब होता है, उसके बाद फ्लोर टेस्ट के लिए समय दिया जाता है। तो जो प्रोसेस सरकार बनाने का है वो चल रहा है और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार फिर से देश में बनने जा रही है। राकेश कुमार सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। राकेश, 2 बड़े नेताओं की बहुत दरकार है और उन्हीं दोनों के ऊपर इंडिया अलायंस की भी नजर है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। एक के पास 16 सीटें हैं, एक के पास 12 सीटें हैं। 28 सीटों का यह जो टोटल कैलकुलेशन है सांसदों का, ये जिधर भी जाता है संतुलन बना देता है। अभी एनडीए के दल हैं ये,
और कहा यह जाता है कि एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से 3 बड़े नेताओं को, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और बाकी साथियों से बात करने के लिए कहा गया है। ये बातचीत जो अंदर खाने की चल रही है, किस मोड़ पे है? राणा सर, देखिए, एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर से हम शुरुआत करेंगे। केंद्र में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एनडीए का जो है 303 का समर्थन है। आप समझिए, मैं सुबह से यही बात कर रहा हूं कि आज कई नेताओं के पास गया था, जो अंदर खाने लगातार ये चल रहा है और ये संख्या जो 292 का है वो संख्या बढ़ने जा रही है। तो ये सारी चीज़ों को जो बीजेपी के चाणक्य हैं वो उसको मूर्त रूप दे रहे हैं, ये तमाम चीज़। और 3 नेताओं का जिक्र किया, राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये जो है, जो नेता को कार्य सौंपा गया है, ये जो है घटक दल के साथ साथ जो वैसे दल जो कि सरकार के समर्थन करना चाहते हैं उसे, उनकी बातचीत होगी। तो ये सरकार और जो अंदर खाने जो बैठक हुई है, जो एनडीए की बैठक हुई है, ये जो समर्थन जो पत्र है, जो प्रस्ताव पारित किया गया, उसमें जो सिग्नेचर है वो तो रही एक बात, उसमें नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि जल्दी से सरकार बनाइए, ये साफ है। तो जो अटकलें लग रही थी, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे जो इंडिया ब्लॉक के नेताओं के बीच, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। राकेश, दो बातें रोकना चाहता हूं। राकेश ने जो कहा है बड़ी खबर है, वो गिरिराज सिंह जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आज तक थी, अब तो कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है और राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। उसी सरकार के मंत्री रहे गिरिराज सिंह ने कहा है कि 303 सांसदों का समर्थन एनडीए के पास है। बड़ी खबर है ये। 292 सांसद जीत करके एनडीए के आए हैं और 303 सांसदों का दावा गिरिराज सिंह कर रहे हैं। यानी कि जब बहुमत साबित करने के लिए सदन में एनडीए जाएगा तो गिरिराज सिंह के मुताबिक 303 सांसद अभी हैं, इनकी संख्या आगे बढ़ सकती है। राकेश कह रहे हैं कि 3 सीनियर लीडर्स, जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, इन तीनों को जिम्मा दिया गया है अपने साथी दलों से, एनडीए के दलों से बात करके सरकार बनाने के लिए जो रास्ता है उस रास्ते को तैयार करें, रूपरेखा तैयार करें। राकेश, देखिए, साफ तौर पे राणा सर, जिस तरह से जो बीजेपी, आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बॉडी लैंग्वेज था, कल जो संबोधित कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ताओं को बीजेपी मुख्यालय में, उसमें वो किंचित परेशान नहीं थे, बॉडी लैंग्वेज सामान्य था। लेकिन उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी कि उनको मोदी 3.0 में आखिरकार किन एजेंडे को लेकर आगे बढ़ाना है। अब रही बात कि जो घटक दल नीतीश कुमार और टीडीपी पर, ये जरूर है कि जो इंडिया ब्लॉक है उसकी नज़र है, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एनडीए की जो बैठक हुई, पहले जो राकेश, आपके बात से एक और अंदाजा मेरा निकल रहा है कि नीतीश कुमार का कहते हैं कि सरकार जल्दी बना ली जाए, देर ना की जाए, यानी कि जो फॉर्मूला सरकार बनाने का गठबंधन के दलों के बीच में है वो निकाला जाए, सरकार बनाई जाए, ताकि उनके ऊपर इंडिया अलायंस का दबाव है उससे वो मुक्त हो जाएं। वो कह पाएं कि हमने तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ा है, हम जीत करके आए हैं और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम नरेंद्र मोदी को समर्थन देकर के उस सरकार का हिस्सा बने, और हम बन गए हैं। तो हमारे ऊपर से अब दबाव आप हटा लीजिए। तो वो दबाव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर इंडिया के अलायंस की तरफ से पड़ रहा होगा। साफ तौर पे राणा सर, नीतीश और नायडू का बिना शर्त समर्थन है, जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। बैठक में दोनों ने कोई मांग नहीं रखी है। जो अभी की बड़ी जो खबर है, जो मैं अभी जेडीयू के बड़े नेता को मैं अभी उन्होंने खबर भेजी, तो उन्होंने मंत्री पद की कोई भी मांग नहीं की गई है। जो ये बड़ी खबर है, नीतीश और नायडू का एनडीए को बिना शर्त समर्थन है, अभी किसी चैनल पर नहीं है। ये बड़ी ब्रेकिंग है राणा सर, जो कि अंदर खाने से निकल कर आ रही है। बिना शर्त समर्थन है, अंदर खाने। कुछ और खबरें हैं कि किस किस मंत्रालय की बात की जा रही है। राकेश कह रहे हैं कि चूंकि वो एनडीए के साथी दल हैं, इसलिए उन्होंने शर्त समर्थन के दौरान नहीं रखी है, समर्थन उन्हें बिना शर्त दिया है। सरकार बनाने की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो उसमें सबकी भागीदारी होती है, और उसके लिए ही बीजेपी ने अपने 3 सीनियर लीडर्स को तय किया है। अंदर खाने जो बातें चल रही हैं हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सवाल मैंने राकेश से पूछा कि क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन दोनों के ऊपर इंडिया अलायंस का दबाव है, या वो दोनों नेताओं को चाहते हैं कि अपने पाले में ला करके सरकार बनाने की कवायद करें। आसिफ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, और आसिफ लगातार
इंडिया अलायंस के भीतर जो भी हलचल है और जिस तरह की बातचीत वहाँ चल रही है, जो फॉर्मूला निकालने की तैयारी वहाँ की जा रही है, उस पर नज़र बनाए हुए हैं। आज जो बैठक हुई इंडिया अलायंस की, उसका लबो-लुबाब क्या है? राणा सर, मैं आपको बताऊं कि देखिए, इस बैठक में सबसे पहली चीज़ ये कह सकते हैं कि ये तमाम कवायदों के बाद इंडिया गठबंधन के एकजुटता की एक परीक्षा थी, जिसको इंडिया गठबंधन के तमाम लोग पास अपने आप को समझते नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक तस्वीर नहीं दिखा सक मैं आपको तस्वीर मोबाइल में ज़रूर दिखाऊंगा थोड़ी देर में। वो एक तस्वीर आज जारी हुई है। राहुल गांधी के दाहिने तरफ एम.के. स्टालिन बैठे हुए थे और बाईं तरफ अखिलेश यादव। इस पूरे इंडिया गठबंधन की जो सबसे मजबूत तस्वीर जो नज़र आ रही है वो यही है, क्योंकि साफ तौर पे ये समझाने की कोशिश की गई है कि देखिए, अगर आप परफॉर्मेंस करते हैं तो आपके ओहदे बदल जाते हैं, आपका सीट बदल जाता है, आपका रुतबा बदल जाता है। और वही हुआ है, क्योंकि इस वक्त इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत दो साथी नजर आ रहे हैं कांग्रेस के बाद, तो अखिलेश यादव और एम.के. स्टालिन हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो दिन भर की कसरत के बाद ये जो बैठक हुई है, इसमें लंबी फहरिस्त है तमाम लीडरों के। लेकिन जिस तरीके से ये लोग, जिनका मुकाबला था, जैसे ऐसे तो अगर आप माने तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात है विज्ञप्ति जारी कि की है, दर्शकों को उसमें भी साफ तौर पे कहा है कि दिलचस्पी होगी जानने की, राहुल गांधी के आजू बाजू स्टालिन की और अखिलेश यादव के बैठ जाने का मतलब यह है कि राहुल गांधी ही इस पूरे गठबंधन का अगुआ और राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार, ऐसा ही संकेत जा रहा है क्या? जी बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है राणा सर, आप खुद भी जानते हैं, और जो कवायदे थी, जो कोशिशें थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो राहुल गांधी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी थी। आप याद कीजिए कि जैसे ही नतीजे आए उसके बाद राहुल गांधी तुरंत पहुंचते हैं कांग्रेस ऑफिस, उनके साथ प्रियंका गांधी होती है और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन बात चेहरे की आती है तो राहुल गांधी का ही चेहरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रस्तावित किया जाता है। अब तो आप कह सकते हैं यक्ष प्रश्न है कि राहुल गांधी ने बतौर नेता अपने आप को इस चुनाव में स्थापित किया है और 99 सीटों के साथ कांग्रेस अगर खड़ी है आज की तारीख में, तो उसमें राहुल गांधी की भूमिका ही अहम मानी जा रही है। उनकी अपनी यात्राएं, उनका लगातार का संघर्ष, उनकी रैलियां और उनका लगातार नरेंद्र मोदी के मुकाबले में जूझते रहना। अगर आज की तारीख में कांग्रेस जहां खड़ी है राहुल गांधी के चलते है, इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी को उस गठबंधन के तमाम दल प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार कर लेंगे। यह एक ऐसा सवाल है जो उस गठबंधन के भीतर एक बड़ा पेंच डालता है कि उस गठबंधन की अगुवाई कौन करेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और यही सवाल बार बार जब भी सरकारें इस देश में रही हैं, जो कांग्रेस की अगुवाई में चली हैं, वो 5 साल की मियाद पूरा कर गई हैं, चाहे नरसिम्हा राव की हो या फिर मनमोहन सिंह की। लेकिन किसी ऐसे नेता की अगुवाई में चली हैं जो कांग्रेस का नहीं रहा, यानी कांग्रेस की लीडरशिप में सरकारें नहीं चली, उनकी मियाद साल भर से ऊपर कभी नहीं रही, चाहे चरण सिंह की हो, चाहे चंद्रशेखर की हो, चाहे वो देवेगौड़ा की हो या गुजराल की हो। तो इस गठबंधन के साथ दिक्कतें ये आती हैं। मैं जयराम विप्लव बीजेपी के नेता हैं। जयराम, आपसे पूछना चाहता हूं, एक तो आपके गठबंधन के भीतर अभी चीज़ें ठीक दिख रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप बहुमत में हैं, बेशक हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये सैद्धांतिक रूप से जितना आपके साथ चलते रहे हैं, मैं वाजपेयी सरकार के साथ भी चंद्रबाबू नायडू चले हैं इसलिए कह रहा हूं, उतना वो उधर भी चलते रहे हैं, उधर भी संबंध उसी तरीके से हैं उनके जितने अच्छे इधर हैं। तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो आपके साथ चलते रहेंगे, उधर नहीं जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो स्पष्ट तौर पर ये बता देना चाहता हूँ कि जो एनडीए है वो चुनाव पूर्व का गठबंधन है, उसमें ये दोनों दल और बाकी अन्य दल भी शामिल थे। 292 का जो आंकड़ा आज आया है, जो जनादेश मिला है, वो उसी एनडीए के लिए और चुनाव पूर्व का गठबंधन है। तो सभी दलों की और पूरे एनडीए की जिम्मेवारी है और हम लोग उस जनादेश को स्वीकार करके ही सरकार बनाने जा रहे हैं। आगे और कौन से दल और कितने अन्य निर्दलीय साथी भी उसमें जुड़ेंगे, वो देखने की बात होगी। दूसरी तरफ जो इंडी अलायंस है, वो तो अभी ऐसा आशंका जताना और ऐसी बातें करना, अगर मगर की बातों से राजनीति तो चलती नहीं है। अगर उसी हिसाब से देखें तो एक समय में तो डीएमके भी एनडीए का हिस्सा रही है, ममता दीदी भी एनडीए का हिस्सा रही है, तो कल को वो अगर हमारे साथ जुड़ना चाहें तो उसके बारे में इंडी अलायंस वाले क्या कहेंगे। लेकिन आज जो स्थिति है, स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाने जा रही है, सभी ने समर्थन दे दिया। नेता
प्रधानमंत्री जी को स्वीकार किया। आगे चलकर जब एनडीए सांसदों की बैठक होगी तो उसमें वो नेता चुन लिए जाएंगे और जल्दी शपथ ग्रहण ठीक के है, साथ नहीं, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री अभी बनेंगे। तो नैया आपकी जो है वो नदी पार होती हुई सी दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। उदय माहुरकर साहब, चूंकि आप मोदी के पूरे अप्रोच, टेम्परामेंट को और जो उनका गवर्नेंस मॉडल है उसको जानते हैं और लगभग 4 दशकों से आप उनके बहुत करीब रहे हैं। पहली बार ऐसा है, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो तो या प्रधानमंत्री रहे तो, जब वो गठबंधन के आंकड़े के साथ बहुमत अपने साथ जोड़ करके सरकार चलाएंगे। अभी तक तो बहुमत में बीजेपी रही है, एनडीए की सरकार रही जरूर है लेकिन बहुमत बीजेपी के पास रहा है, इसलिए उनका अपना एक छत्र राज रहा है। अब उनको समझौते के साथ चलना पड़ेगा, जो साथी दल हैं उनकी पूछ परख करनी पड़ेगी। यह टेम्परामेंट नरेंद्र मोदी के भीतर आप पाते हैं कि वो इस तरह की सरकार भी चला पाएंगे? देखिए, श्री नरेंद्र मोदी में जो एक क्वालिटी मैंने देखी वो है उनका लचीलापन, परिस्थिति के अनुकूल। मतलब मैं स्पष्ट मानता हूं कि ये जो सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी की, वो 5 साल पूरे करेगी और अच्छी तरह करेगी। कारण कि उनमें जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइप की, ये क्वालिटी बहुत कम लोग जानते हैं, जो उनको एकदम करीब से जानते हैं, जो जिन्होंने उनको देखा हुआ है दशकों से काम करते हुए। जैसे कि एक मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो 2004 का एग्जांपल है। गुजरात के जो किसान थे वो आंदोलन चला रहे थे सरकार के सामने। ये जो पानी की जो मोटरें होती हैं पानी खींचने के लिए, उनके उसका जो दर है उसको कम करवाने के लिए, कि कम करो तो ज़्यादा पानी सिंचाई का ले सके। तो परिस्थिति खराब थी क्योंकि गुजरात के अंदर जो पानी का स्तर है वो नीचे चले गया था। अगर वो और अलाउ करते तो परिस्थिति प्रकृति के हिसाब से और भी खराब हो जाती। तो उनको नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि आपका प्रॉब्लम पानी है, आपका प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मैं आपको पानी, आप थोड़ा रुक जाइए, मैं आपको पानी दूंगा डायरेक्ट, आप 1 साल के लिए रुक जाइए। ये कह के उन्होंने कंट्रोल किया। उसमें भारतीय किसान संघ भी था, आरएसएस वाला। उन्होंने एक अनलाइंड कैनाल, कच्ची कैनाल बनवाई 278 किलोमीटर की, जो नर्मदा डैम और कडाना डैम, ऐसे 2 बड़े डैम है गुजरात में, उनका जो एक्सेस पानी और बरसात का पानी उसमें बहेगा, उनका जो विचार था बहेगा, और जो पानी का स्तर है वो दोनों साइड पे ऊपर आएगा। तो 1 साल की जगह 2 साल लगे उसको, 2 साल में बनाई उन्हें वो कैनाल। और बाद में ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया, क्योंकि दोनों साइड पे, कैनाल के दोनों साइड पे 5-5 किलोमीटर तक पानी का स्तर ऊपर चले गया और लोगों को पानी मिलने लगा। तो ये एक मैं दाखला बता रहा हूँ कि वो उनमें खराब परिस्थिति के अंदर कैसे टैकल करना, नेगोशिएट करना, ये भी बहुत बड़ी उनकी। अच्छा, दूसरा, जब वो बीजेपी के सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी थे 1990 के दशक में दिल्ली के अंदर, तभी उन्होंने जैसे बंसीलाल एक कोalition, बंसीलाल और बीजेपी कोalition गवर्नमेंट चला रहे थे हरियाणा चलाने का उसमें भी हुनर बड़ा उनके अच्छा काम पास उन्होंने है। किया था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का एक ऐसा कौशल जिसकी आजमाइश अब होगी, आज तक नहीं हुई है, चाहे वो मुख्यमंत्री आजमाइश हो या नेशनल लेवल पे अब प्रधानमंत्री होगी। नीचे के लेवल पे परिस्थिति देखिए, 2005 के बाद में राणा यशवंत जी 2005 के बाद में जो प्रेशर कांग्रेस ने उन पर माउंट किया, अलग अलग केस ठोक दिए उनके ऊपर, और जिस तरीके से उस ऐसी खराब परिस्थिति, वो नंबर्स का गेम नहीं था, नंबर्स का चैलेंज नहीं था, लेकिन गवर्नेंस का चैलेंज था, क्योंकि उनको तो जेल में डालने की बात चल रही थी। हाँ, लेकिन दोनों स्थितियां अलग अलग हैं। उस टाइम पे उन्होंने सरकार चलाई 4-5 साल तक, बड़ा अच्छी तरह चलाई। अनुज अत्रे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के नेता। अनुज, आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले जो बैठक आप एनडीए इंडिया गठबंधन की चल रही है, इस बैठक में कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपनी एक तरफ जो है वो स्टालिन को बिठा लिया और दूसरी तरफ अखिलेश यादव को बिठा लिया, यह बताने के लिए कि अगर आपके पास संख्या है तो आपका कद बढ़ जाता है, अहमियत बढ़ जाती है। क्या इस तरह का मैसेज दिया गया है? देखिए, मैं इन बातों पे कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन स्वाभाविक तौर पे अलायंस में जब भी अलायंस दलों की जब बैठक होती है तो निश्चित तौर पे जिनका जिस हिसाब से भागीदारी होती है, संख्या होती है, जो उस हिसाब से प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको बैठाया जाता है। वो सीएम है, एक सीएम है, एक फॉर्मर सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, उस हिसाब से उनको बैठाया गया है। लेकिन आज जो बात हो रही है, जो आज देश की वर्तमान स्थिति की जो बात हो रही है, जो सरकार के फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे इंडिया गठबंधन की इस जीत ने
ये घमंडियों का जो अहंकार तोड़ा है, आज उस बात का द्योतक है कि आज भी देश की जनता लोकतंत्र के हिसाब से उसी दल पर विश्वास करती है और उन्हीं के ऊपर अपना जो है मत अपना प्रयोग करेगी कि जो देश की बात करेंगे। कांग्रेस ने जिस तरह से बात की, जनता की बातें उठाई और इन घमंडियों की जो बात को जिस तरह से देश की जनता ने नकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी जीत नहीं कह सकती है। ये इस तरह का एक जनादेश इस देश की जनता ने दिया है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत की खुशी मना एक सकती सवाल है। है, ठीक है, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला आपने किया है, जनादेश जो है वो आपकी लड़ाई का प्रसाद है, पुरस्कार है, ये माना भी जा सकता है, लेकिन क्या बहुमत से अभी भी आप बहुत दूर हैं, सरकार बनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, मुझे लगता नहीं कि अभी किसी प्रकार का इस तरह का कोई हमारा अलायंस का कोई भी दल का नेता चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया कि हमें जो मैंडेट दिया है जनता ने, जो जिस तरह से अपना समर्थन दिया है, उसका सम्मान करते हुए जो जिम्मेदारी जनता ने दी है उसको निभाएंगे। लेकिन बात तो उनसे पूछनी चाहिए जो कहते थे कि अब की बार 400 पार, और अब बैसाखियों के सरकारें मजबूर सरकार बनाने के लिए तत्पर हो रहे हैं। सवाल उनसे पूछना चाहिए कि आखिर कैसे मजबूर सरकार इस देश पे चलेगी और किस तरह से जो लोग 10 साल तक, ये वही लोग हैं जो 10 साल तक देश की जनता और नेताओं को आंखें दिखाते थे। मैं आ रहा हूं आपके पास, मुझे 10 सेकंड दीजिए, अपनी बात खत्म कर रहा हूं मैं। हाँ, ये हाँ, वही लोग हैं कि इनसे आज सवाल पूछा जाना चाहिए कि 10 साल तक इस देश के विपक्ष के नेताओं पे और पूंजीपतियों पे जो आंखें दिखाया करते थे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से, अब आज किस हालात में वो सरकार चलाएंगे। आज हालात ये हो गई है कि वही लोग तमाम विपक्ष के नेताओं और तमाम अलायंस के नेताओं के दर दर जाके कटोरा लेकर के उनका दरवाजा चलिए, खटखटा रहे हैं। मैं जयराम है, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, मैं जयराम के पास आता हूं आपके सवालों का जवाब लेने के लिए। जयराम, मुझे 2 मिनट दीजिए।